गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको निगमन विधि, इससे पहले हमने क्या पढ़ाई थी आपको? आगमन विधि। आगमन विधि में क्या बताया था? उदाहरण से सामान्यीकरण की और बालकों को पहले उदाहरण तथ्य अनुभव को बतलाते हुए नियमों की ओर ले जाना अर्थात निष्कर्ष निकालना, ये आगमन विधि के अंतर्गत आपको बताया था। कुछ परिभाषाएं बताई थी, उसके बाद आगमन विधि के 4 पद भी बताए थे। पहले उदाहरण, फिर निरीक्षण, उसके बाद नियमीकरण, उसके बाद परीक्षण। सबसे पहले उदाहरण देना, उदाहरण के द्वारा बच्चों को समझाना। इस फॉर्मूले से आप ये सारी जो आपकी पाठ्य क्रियाएं उनको आप कर सकते हो। फिर जो आपने उदाहरण जो सॉल्व किया था उस उदाहरण का परीक्षण करना, क्या वो सही है या गलत है, या आपने समकोण, वृत्त या आयत कोई भी बनाया वो कहीं अधिक तो नहीं है या कम तो नहीं है, उनका परीक्षण करना। उसके बाद उसमें नियम को लगाना अर्थात सूत्रों को लगाना। ये सूत्र इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा, या कहीं आपने सवाल दूसरा हो, सूत्र कहीं दूसरा लगा दिया हो, तो वो सूत्र सही है या नहीं है, नियमबद्ध है या नहीं, उसकी सत्यता को नापना। लास्ट में बताया था आपको परीक्षण। परीक्षण जब सारी चीज़ों को मिलाते हुए उदाहरण भी आ जाएगा उसमें, निरीक्षण भी आ जाएगा उसमें, और परीक्षण भी उसमें, नियमीकरण भी आ जाएगा। उनकी सत्यता को जांचने के लिए आपने जो सूत्र लगाया था, जो उदाहरण में जिस फॉर्मूले को लगाया था, वो सही है या नहीं, उन तथ्यों के आंकड़ों की परिणामों को जानना अर्थात निष्कर्ष निकालना, ये हम आपको आगमन विधि के अंतर्गत बता चुके हैं। अब इसके बाद आएगी आपकी निगमन विधि। ये दोनों ही एक दूसरे से संपूरक है अर्थात दोनों का ही इसमें संबंध है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, टेल और कोई भी हो, जैसे निगमन, आगमन और निगमन दोनों का इसमें क्या है? जोड़ा है। तो ये क्या उसके विपरीत है? किसके? आगमन विधि के विपरीत है निगमन विधि। आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत विधि है। इसमें छात्रों को पहले अध्यापक क्या करता है? सूत्र या नियम निर्धारित कर देता है। इसमें अध्यापक क्या करता है? सूत्र या नियम बता देता है। किसको? बालकों को। बालकों को सूत्र या नियम बता देता है। बालक फिर उसको क्या करते? अभ्यास करते, उसका परीक्षण करते, उन सूत्रों को उदाहरणों में बैठाते हुए अभ्यास करते कि जो हमारे गुरुजी ने जो नियम बताए, जो सूत्र बताए, वो हमारे इस फॉर्मूले में बैठ रहे हैं या हमारे इस सवाल के लिए सही है या गलत है। तो पहले इसमें सूत्र और नियम बताया जाता है, उसके बाद बालक क्वेश्चन को हल करता है अर्थात अपना जो टॉपिक है उसको सॉल्यूशन करता है। तो ये नियम और सूत्र लग रहे हैं या नहीं लग रहे, वो आपको मैंने बताई थी आगमन विशिष्ट से सामान्य की ओर, वो बिल्कुल इसके विपरीत है। ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आपसे पूछा जाए निगमन विधि है सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसमें आपको बताया था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें बता देते हैं आपको सूक्ष्म से स्थूल की ओर। क्यों? सूक्ष्म से स्थूल कैसे होगा, सामान्य कैसे होगा? पहले सामान्य नियम बता दिया, नियम छोटा सा ही होता है और एक नियमबद्ध होता है, ये नहीं फैला हुआ। उदाहरण तो बहुत सारा डेस्क्रिप्टिव रूप से हमको करना पड़ता है, फिर उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, किसके अनुसार? आगमन विधि के अनुसार। इसमें अध्यापक ने पहले ही सूत्र बता दिया, फिर उस सूत्र के अनुसार बालक क्वेश्चन को हल कर लेगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट पूरा उसका विशिष्टीकरण करना। सूक्ष्म होता है सूत्र, सिद्धांत, नियम, उसको स्थूल में बैठाना। तो ये बिल्कुल इसके क्या है? विपरीत है। परंतु ये आगमन विधि के पश्चात प्रयोग में लाई जाती है। इसका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली है। जी हाँ, दोनों मैंने क्या कहा था? एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आगमन और निगमन। उसमें उदाहरण, इसमें सूत्र, इतना से याद रख लेना। इसमें नियम आते हैं, नियम आते हैं, सूत्र आते हैं, उसमें उदाहरण आते हैं। पहले ये वो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, वो सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अब ये अपने मैथमेटिक्स में कहाँ काम ली जाती है? ये इनका प्रयोग हो जाता है बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन। कहाँ होता है? बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन के लिए।
लिए। किसका? निगमन विधि का। क्या हमने सूत्र नियम पहले फिट कर दिया, बालक को बता दिया बीजगणित के लिए। आप इसके अनुसार अपना आयत, अपना त्रिकोण, जो भी कोण या फिर त्रिभुज वगैरह, वृत्त, उनकी परिधि को माप सकते हो। आपने उसको सूत्र पहले ही बता दिया। उसके बाद अंकगणित के लिए भी आप फॉर्मूला बता दोगे। उसके बाद त्रिकोणमिति भी बना लोगे। उसके बाद जो मेंसुरेशन आपको करना पड़ेगा, सॉल्यूशन जो करना पड़ेगा, उन सब के लिए ये कौन सी विधि? निगमन विधि श्रेष्ठ विधि है। कौन सी विधि? निगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। अब इसमें एक परिभाषा दी है के भाटिया और बीडी भाटिया के अनुसार। परिभाषा है के भाटिया और बीडी भाषा के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है? वही नियम के अनुसार इसको बतलाना। पहले बालकों को नियमों को बतलाना, उसके बाद उसका विशिष्टीकरण करना। तो के भाटिया ने क्या कहा है? निगमन विधि में एक परिभाषा सामान्य नियम या सूत्र को मान लेते हैं। उन्होंने कहा है, भाटिया जी ने क्या कहा है? निगमन विधि में एक सूत्र या नियम, निगमन विधि में एक सूत्र या नियम, एक परिभाषा सामान्य नियम या सूत्र को मान लेते हैं। एक परिभाषा सामान्य नियम, परिभाषा सामान्य नियम या सूत्र को मान लेते हैं। कौन कहता है? भाटिया जी कहते हैं निगमन विधि में एक परिभाषा सूत्र, सामान्य सूत्र या नियम को मान लेते हैं। हमने पहले इसमें सूत्र ही लगाते, फॉर्मूला ही लगाते, उसके बाद उसका क्या कर देते हैं? विशिष्टीकरण कर देते हैं और उसे विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थितियों में लागू करते हैं। मैंने कहा ना विशिष्टीकरण करना, विशिष्ट उदाहरणों और परिस्थितियों में लागू करना। परिस्थितियों में लागू करना क्या कहलाता है? निगमन विधि। के भाटिया जी कहते हैं या बीडी भाटिया कहते हैं निगमन विधि में एक सूत्र या नियम को, निगमन विधि में एक परिभाषा सामान्य सूत्र या सामान्य नियम को मान लेते हैं। परिभाषा को के रूप में एक सामान्य सूत्र या सामान्य नियम को मान लेते हैं, जिसके लिए विशिष्ट उदाहरणों एवं परिस्थितियों में लागू करना, अर्थात उनका विशिष्टीकरण करना। ये कौन कहता है? के भाटिया या बीडी भाटिया के अनुसार। ये दोनों की आपस में क्या होती है? एक समपूरक होती है। दोनों, अगर आप आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हो और निगमन को नहीं कर रहे, तो ये दोनों का क्या है? एक जोड़ा है, आगमन और निगमन विधि। ये एक निगमन विधि आगमन विधि के बाद एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली विधियों के रूप में जानी जाती है। अब हमने आपको निगमन विधि क्या है, इसकी अवधारणा बता दी, कुछ परिभाषाएं बता दी। अब इसका महत्व क्या है? निगमन विधि का उदाहरण देख लीजिए, उससे पहले उसके बाद दिखाएंगे आपको महत्व। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होते, बालक को बता देते हैं। इसमें उदाहरण देखो आप पहले, जैसे हम आपको नियम फिट करते हैं तो त्रिभुज में 180 का कोण, तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये हम बालक को क्या करते हैं? पहले ही बता देते हैं। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको हम बालक को पहले ही बता देते हैं, अर्थात नियम के अनुसार समझा देते हैं और छात्र इसकी क्या करते हैं? फिर सत्यता साबित करते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। उदाहरण के रूप में हम मतलब बालक को पहले ही नियम बता देते हैं। आप जब कोण बनाओगे तब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हो, त्रिभुज के बारे में जानकारी ले रहे हो, तो अब आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए?
180। तो हम बालक को पहले नियम बता दिया, तो बालक उसका विशिष्टीकरण आराम से कर देगा उदाहरणों के माध्यम से। अगला इसमें उदाहरण और बताते हैं, जैसे साधारण ब्याज का मैंने पहले बता दिया आपको, मूलधन समय दर का नियम बता देना तथा फिर इसके समस्याओं को हल करना। साधारण ब्याज का जैसे बताते हैं हम, पहले बताया ना, साधारण ब्याज मूलधन या फिर वो कैसे भी कर लो आप, मूलधन प्लस दर और समय, मूलधन दर और समय, इसको बच्चों को हम बता दें। फिर बच्चा अपनी जो समस्या है, जो भी प्रश्नों को सॉल्व करना चाहता है, उनको इसके हिसाब से वो सॉल्व कर लेता है। तो बीजगणित, रेखीय गणित के लिए, बीजीय गणित के लिए और अंक गणित के लिए निगमन विधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। फिर इसमें बताते हैं हम आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका ज्ञान हम बालक को पहले ही दे देते हैं, पहले ही बता देते हैं, तब बालक आयत को अपनी कॉपी पेन में या रूल पेंसिल के अनुसार वो बनाएगा या उसको क्वेश्चन को हल करेगा। तो उसको क्षेत्रफल तो पहले ही पता है, नियम तो उसको पहले बता दिया, सूत्र उसको पहले बता दिया, तो बालक अपनी समस्या को आसानी से हल कर लेगा। किस विधि के अंतर्गत, निगमन विधि के अंतर्गत। अब इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। सूत्र को समझाकर किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बालक को हम सारे नियमों को पहले ही बता देते हैं, त्रिभुज का हो, साधारण ब्याज का हो, आयत का हो, वृत्त का हो और जो भी आते हैं, उन सारी चीज़ों को हम बालक को पहले ही नियमों को बता देते हैं। उसके बाद बालक जो अपनी समस्या होती है, उन समस्याओं को या जो भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करने होते हैं, उन क्वेश्चनों को वो आसानी से सॉल्व कर लेता है। तो ये कुछ आपको उदाहरणों के द्वारा आपको बताया कि शिक्षक इसमें क्या करता है, पहले नियमों को बता देता है, उसके बाद बालक क्या करते हैं, उन नियमों को अपने सवालों में फिट करते हुए या कौन सा नियम किस सवाल में आएगा उसके अनुसार सवाल को कर लेते। तो बालक के लिए बहुत ही प्रभावकारी या प्रभावशाली सिद्ध होती है कौन सी विधि, निगमन विधि। सूक्ष्म से स्थूल की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। जी हाँ, ये इसके पूछे जाते हैं एग्जाम में। विशिष्ट से सामान्य मत कर देना, नहीं आगमन विधि हो जाएगी। अब इसके बताते हैं हम आपको महत्व, निगमन विधि के महत्व। निगमन विधि का प्रयोग अल्पायु के बालकों के लिए किया जाता है। बिल्कुल महत्व आ जाएगा इसका, अल्पायु के बालकों के लिए, अल्प आयु के बालकों के लिए किया जाना। निगमन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अल्पायु के जो छोटे छोटे बालक हैं, ज़्यादा वयस्क नहीं हुए या मैच्योर नहीं हुए, उन बालकों के लिए किया जाता है। जैसे पहले उनको सूत्रों को बता देना, तो बालक को जब सूत्र मिल गया तो सवाल आसानी से कर लेगा। तो ये छोटे बालक हैं, वो उनके IQ लेवल जैसे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी, निगमन विधि। और बड़े बालकों के लिए कौन सी हो जाएगी फिर, आगमन विधि। वो कैसे, पहले उनको उदाहरण बताते हैं, तो बालक जब उदाहरण देख लेगा तो उदाहरण के अनुसार दूसरा फिर उसको नियम फिट करेंगे, तो बालक आसानी से कर लेगा, अरे उस उदाहरण के अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वो बड़े बालकों के लिए महत्व रखती है। और ये कौन से बालकों के लिए, ये छोटे प्रकार के अर्थात अल्पायु के बालकों के लिए महत्व रखती है। अगला जो महत्व है वो है इसमें, यदि नियम की खोज करने की क्रियाएं लंबी हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, देखिए कैसे, यदि नियम की खोज लंबी हो तो इस विधि का प्रयोग
इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कैसे? यदि नियम की खोज लंबी हो तो, यदि नियम की खोज करने की क्रियाएं लंबी हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नियम की खोज करने की क्रियाएं, खोज करने की क्रियाएं, जी हाँ, हम नियम बता रहे हैं। नियम के अनुसार जो क्रिया कराई जाती है, जो अर्थात जो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उनकी खोज करने की क्रिया यदि लंबी है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम जैसे आयत का चित्र बनाते हैं तो आयत में बहुत सारे कौन वो होते हैं, इधर का भी कौन नापना पड़ता है, इधर का भी कौन नापना पड़ता है। तो बच्चों को हम जैसे पहले ही समझाते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो बालक उसका आराम से उसका सॉल्व कर लेगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो बालक को नियम पहले ही मिल गया तो उसकी जो क्रियाएं, जो उस सवाल करने के लिए उसको बहुत टाइम लगता, तो इस विधि का प्रयोग बालक के लिए आसानी से हो जाएगा। इसलिए तो क्या है, इसमें अल्प आयु के बालकों के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला जो महत्व है इसका वो है समय के अभाव की दशा में इस विधि का प्रयोग किया जाना। समय के अभाव की दशा में इस विधि का प्रयोग किया जाना, इस विधि का प्रयोग किया जाना। समय का अभाव होता है, टाइम कम रहता है, तो हम पहले बालों को तुरंत क्या करते हैं, सूत्र बता देते हैं, अब आप सवाल को सॉल्व कर लीजिए, तुरंत होगा वो सवाल। अगर हम आगमन विधि का यूज करेंगे तो पहले उदाहरण बताओ, फिर उदाहरण कर देंगे, फिर इसमें ये सूत्र लगेगा, तो बहुत सारा समय बीत गया। तो ये तो समय का क्या करती है, बचत करती है, और उसमें समय क्या चाहिएगा फिर ज़्यादा। तो यहाँ आपको आगमन का भी महत्व पता चल रहा है और निगमन का भी महत्व पता चल रहा है। तो इसमें तो समय का क्या रहता है, अभाव रहता है। समय के अभाव की दशा में तो इस विधि का प्रयोग किया जाना सर्वश्रेष्ठ होगा, और उसमें समय का क्या होगा, ज़्यादा खर्च होगा। क्यों? उसमें उदाहरण पहले समझाएंगे, बहुत विस्तृत रूप से करेंगे उसको, फिर उसमें नियम लगाएंगे, तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा और इसमें समय कम लगेगा। अगला जो महत्व है इसका वो है, जब बालक आगमन विधि के द्वारा नियम और परिभाषाओं की, जब बालक आगमन विधि के द्वारा नियम और परिभाषाओं की, जब बालक आगमन विधि के द्वारा नियम और परिभाषाओं की खोज कर लेता है तो जब बालक नियम और आगमन विधि के द्वारा नियम और परिभाषाओं की खोज कर लेता है तो उसका पुष्टिकरण निगमन विधि के द्वारा किया जाता है। पुष्टिकरण निगमन विधि द्वारा किया जाना। क्या महत्व है इसका? बहुत लंबी लाइन हो गई ना। जब बालक आगमन विधि के द्वारा नियम और परिभाषाओं की खोज कर लेता है, जी हाँ, हमने पहले बालक को उदाहरण दिए, उदाहरण के द्वारा बालक को समझाया, सॉल्व करवाया क्वेश्चन, तो उससे उसमें को क्या मिल गए, नियम मिल गए, और परिभाषा जो भी उसके नियम परिभाषा वो हो गए सूत्र, सिद्धांत और नियम, वो एक ही बात है। नियम और परिभाषाओं को खोज लेता है, कौन सी विधि के द्वारा, आगमन विधि के द्वारा, तो उसका निगमन विधि का पुष्टिकरण कर लेना आसान हो जाता है। पुष्टिकरण निगमन विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें यह है कि आगमन विधि के द्वारा तो उसने नियम खोज लिए, सूत्र खोज लिए, परिभाषा क्लियर कर ली, तो अब इसका पुष्टिकरण करना अर्थात तथ्य निष्कर्ष निकालना है
तो उसमें कौन सी विधि काम आएगी? निगमन विधि। निष्कर्ष तो निगमन विधि के द्वारा निकलेगा, क्योंकि नियम नहीं लगेगा तब तक आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो। सूत्र फिट नहीं होगा तब तक आपका सवाल सॉल्व किस प्रकार होगा? तो आगमन विधि के अनुसार भले ही आपने क्या कर लिए है, आगमन विधि के अनुसार अपने उदाहरण प्रस्तुत कर लिए हैं, फिर उसके बाद नियम को तो निगमन विधि के द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। अगला जो महत्व है उसका वो है कुछ आवश्यक नियमों को इस विधि के द्वारा, हाँ ये अच्छा है आपका, कुछ आवश्यक नियमों को बताया इसमें, कुछ आवश्यक नियमों को, कुछ आवश्यक नियमों को इस विधि द्वारा, कुछ आवश्यक नियमों को इस विधि के द्वारा बालकों को याद करा दिया जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर बालक तुरंत उसका प्रयोग कर लेते हैं। बालकों को याद करा दिया जाता है, बालकों को याद करा दिया जाता है, दिया जाता है, जिससे बालक आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उत्तर दे सके। लाइन तो बहुत बड़ी हो गई। कुछ आवश्यक नियमों को इस विधि में बालकों को याद करा दिया जाता है, जिससे बालक आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उत्तर दे सके या तुरंत उसको खोज सके। अब आवश्यकता कैसे? बालक को आपने त्रिकोणमिति अर्थात त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये बालक को याद करा दिया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई ये याद करा दिया। साधारण ब्याज का हमने याद करा दिया, मूलधन इंटू दर इंटू समय वो याद करा दिया। वृत्त की करा दी पाई आर स्क्वायर। तो हमने साधारण नियमों को अर्थात इस नियमों की आवश्यकता पर, अर्थात नियमों को इस विधि में याद कराकर बालकों को याद करा दिया जाता है। और आवश्यकता पड़ने पर जब बालक को कहते हैं कि आप कौन को निकाल कर लाइए, इतने इतने डिग्री का कौन है, आपको सिद्ध कीजिए ये इतने डिग्री का है, तो आपको अपने सूत्र तो पहले ही रटा दिए, बालक को पहले ही बता दिए, आयत का, कौन का, साधारण ब्याज का और वृत्त का, अर्धवृत्त का, जो भी आपके सूत्र होते हैं वो सारे सूत्र आपने बालक को पहले ही पूर्व में बता चुके हैं। अब बालक को आवश्यकता पड़ने पर वो क्या कर लेगा? तुरंत उन सूत्रों को कैचअप कर लेगा और तुरंत अपने फॉर्मूले में डाल देगा। तो ये जो महत्व है इसके, ये निगमन विधि के अनुसार बताया गया है। अल्पायु अर्थात अल्पायु के बालकों के लिए प्रयोग किया जाना। जी हाँ, अगर आप बड़े बच्चों के लिए आप पहले सूत्र दे दोगे और फिर उनको उदाहरण के अनुसार ये सारे क्रियाएं करवाओगे तो ये जो क्रियाएं आपकी सही सिद्ध नहीं हो सकती। जी हाँ, अगर आप आगमन विधि के अनुसार ये करवाएं तो वहाँ पर भी ये सही नहीं होगी, और निगमन विधि में अगर आप इसका प्रयोग करें तो वहाँ पर ये सही होंगी। ये आपको इसके कुछ महत्वों के बारे में हमने चर्चा की। अब महत्व के बाद में इसके कुछ गुण भी आते हैं, इसके गुण आते हैं। वो गुण कौन कौन से हैं उनके बारे में परिचर्चाएं करते हैं। अब गुण तो आपको इनमें से मिल जाएंगे अगर आप गुणों आपने सही ढंग से अगर इनको पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। तो इसके क्या क्या गुण होते हैं, कौन सी विधि के? निगमन विधि के। देखिए गुण, इस विधि में बालक को अधिक परिश्रम नहीं करना होता है। जी हाँ, इस विधि में बालक को अधिक परिश्रम नहीं करना, अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। क्यों? फॉर्मूला बता दिया आपने, बालक तुरंत सिद्धि तो करेगा, तो परिश्रम हुआ ही नहीं इसमें। हाँ, आगमन विधि में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ मैंने इसके महत्व बताए तो उसके भी महत्व आपको साथ के साथ बताती चली थी। अब इसमें अगर आप आगमन विधि की बात करें तो इस विधि में
बालकों को परिश्रम नहीं करना पड़ता। आपने फॉर्मूला पहले बता दिया, सूत्र पहले बता दिया, तो बालक तुरंत उस चीज़ को या उस सवाल को हल कर लेगा। आगमन विधि की बात करें तो उसमें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, बालकों को पहले सॉल्व करना, उसके बाद उसमें ये रूल फिट होगा, उस फिट के अनुसार आपको पाठ्य से आगामी जो क्रिया है पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी हमारा टॉपिक है उसको सॉल्व करना। तो उस विधि में, आगमन विधि में बच्चों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है और निगमन विधि में बालकों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। दोनों को गुण आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं। अगला जो गुण है इसका वो है कम समय में बालक अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अधिक ज्ञान प्राप्त करना। जी हाँ, क्योंकि फॉर्मूला फिट कर देते तो बालक क्या करते हैं, स्वयं सिद्ध कर लेते हैं। तुरंत सिद्ध करने के लिए तो समय क्या होता है, कम रहता है और ज्ञान अधिक मिलता है। अगर आप सूत्र लगा दोगे तो एक सूत्र के अनुसार आप एक क्वेश्चन को समझो, बालक सारे क्वेश्चन कर लेगा, फिर दूसरे फॉर्मूले के अनुसार आप दूसरा, तो कम समय में अधिक, बहुत सारे सूत्रों के अनुसार आप बहुत सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करा सकते हो। उसमें समय ज़्यादा लगता है, किसमें, आगमन विधि में अधिक समय उसमें लगता है और ज्ञान का भी उसमें कम, क्योंकि उसमें पहले उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है, उसके बाद उसमें नियम फिट किए जाते हैं। तो समय कितना लगता है उसमें, अधिक, और इसमें समय कितना लगता है, कम। अगला जो गुण है वो है इस विधि, यह विधि उपयुक्त तथा संक्षिप्त होती है। उपयुक्त तो है ये, क्योंकि सूत्र मिल गया और संक्षिप्त हो जाएगी, सूत्र के द्वारा बालक तुरंत हल कर लेगा। तो उपयुक्त तथा संक्षिप्त होती है। और वो क्या होती है, उपयुक्त तो होती है पर संक्षिप्त नहीं होती, वो विस्तृत होती है। उपयुक्त तो वो भी है पर वो क्या, संक्षिप्त नहीं है, विस्तृत रूप से उसका हल करना पड़ता है। क्योंकि प्रश्न का हल एक सूत्र के आधार पर होता है, प्राप्त निष्कर्ष शुद्ध, स्पष्ट और अंतिम होता है। यह स्मरण शक्ति विकसित करती है। स्मरण शक्ति विकसित तो होगी, निष्कर्ष प्राप्त शुद्ध होता है, क्योंकि सूत्र हमने पहले बता दिया, तो गलती होने की तो संभावना नहीं है। उसमें थोड़ा सा गलती, उदाहरण बता देते हैं पर गलती होने की थोड़ी संभावना हो सकता है, इसमें दूसरा उदाहरण हो। तो ये बिल्कुल है स्पष्ट और सटीक, अर्थात स्मरण शक्ति को विकसित करने में सबसे सहायक होती है। अगला जो इसका गुण है वो है नवीन समस्याओं का समाधान इस विधि द्वारा किया जा सकता है। नवीन समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान, नई नई जो समस्याएं क्रिएट होती है बालकों के सामने, वो उनका तुरंत समस्या, कैसे, सूत्र को सारे को शिक्षक द्वारा पहले बता देना, फॉर्मूले को समझा देना, तो नवीन समस्या जो आएंगी उसका तुरंत समाधान होगा। बेटे इस सूत्र के अनुसार आप ये कर सकते हो, तो नई नई समस्याएं आएगी, उसमें समस्या का समाधान तो होगा पर थोड़ा देर से होगा। क्यों, उसमें उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण के अनुसार उसमें दूसरे टॉपिकों को समझाया जाता है, दूसरे क्वेश्चनों को बतलाया जाता है, उसमें नियम फिट करते हुए। तो ये तुरंत क्या करती है, समस्या का समाधान इस विधि द्वारा। अगला जो इसका गुण है वो है इस विधि द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, सूत्र आपको मिल गया तो क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानार्जन की गति तीव्र होती है। क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना, आपको सूत्र बता दिया तो सारे स्टॉप को आप तुरंत फॉलो कर दोगे सूत्र के अनुसार। इस प्रकार से ये सवाल फिट होगा। तो क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान की शक्ति को विकसित करना, स्मरण शक्ति को तीव्र करना, ज्ञानार्जन की गति को तीव्र बतलाना। तो ये आज हमने निगमन विधि के बारे में बताया। दोनों एक दूसरे की संपूरक है, एक सिक्के के दो पहलू है। कौन कौन सी, आगमन और निगमन विधि। इसकी परिभाषाएं बताई, इसका अर्थ भी बताया था। बिल्कुल विपरीत किसके, आगमन विधि के। फिर इसके महत्व, उदाहरण के अनुसार इसको सूत्र में फिट करना, ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आप अपने मैथ के जो भी स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंटों के लिए निगमन विधि प्रभावशाली विधि के रूप में
काम आती है। तो आज इसके महत्व, गुण, अवधारणा, परिभाषा, इनके बारे में अध्ययन करा चुके हैं। अगला जो इसका और पार्ट जो बचा हुआ है, जो नेक्स्ट क्लास में आपको बतलाइए। आशा करती हूँ कि शायद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक आपको इसी से रिलेटेड, मतलब इसी में जो रह गया उसको आपको अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।